स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और यतिन के साथ 10-10 स्टॉक्स आपको हम लोग ढूंढ के बताएंगे कि इनमें क्या क्या खबरें चल रही हैं, लेकिन उससे पहले उस मूड माहौल को गेज करते हैं जिसको हम पिच रिपोर्ट कहते हैं। तो आज की पिच रिपोर्ट कल के जैसी या कल से 21 कह लीजिए आप, थोड़ा और कमज़ोरी यूएस मार्केट में देखने को मिली और आज तड़का उसमें ये क्रूड भी ऊपर है, लेकिन दोनों को समझना ज़रूरी क्यों ऐसा है वहाँ पे। तो यूएस में प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला और कंटिन्यू हुआ है। बहुत सालों बाद ऐसा आया है कि नए साल के लगातार 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और कंटिन्यूएशन में 3 दिन हो गए हैं। तो आईटी स्टॉक ही सबसे ज़्यादा यूजुअल सस्पेक्ट, वहीं सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा चले थे। उसका कारण एक ये भी था कि ग्रोथ स्टॉक माने जाते हैं, तो रेट कट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने लिया होप का। अब वो होप थोड़ी सी ठंडी पड़ रही है तो वहीं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में कमज़ोरी है रसेल 2000 में, वहाँ पे भी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन इसको कतई ये नहीं समझना चाहिए कि वहाँ कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। परेशानी सिर्फ इतनी आई है कि जो लोगों ने मन में बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकाए थे, वो पुलाव जो है उतर के नीचे आ गया है। तो एक बड़ा कारण ये, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है। दूसरा, जब क्रूड में हम कह रहे हैं कि तेज़ी आई, तड़का लगा है, तो वो रोज़ आप देखिए कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है क्रूड, और कल भी क्रूड ऊपर गया क्योंकि लीबिया में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं उन कंट्रीज़ में। तो एक जो ऑयल फील्ड है उनकी, जहाँ से 3 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन होता है, उसमें डिसरप्शन आ गया। तो इस आशंका में कि सप्लाई कम होगी तो क्रूड एक जंप मार गया, लेकिन यकीन मानिए कुछ नहीं होने वाला है। इतनी ज़्यादा सप्लाई है। आप ईरान का डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप गुयाना में देखिए, ब्राज़ील से देखिए, इवन रशिया देखिए और अमेरिका देखिए, जो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन के उभर रहा है, बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो सप्लाई की वजह से फिर ये ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाओं से स्टॉक ऊपर नीचे होता है। तो क्रूड की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता सिर्फ ये करनी चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग और कितने दिन चलेगी, सच का सामना और कितने दिन होगा। भारत में भी सच का सामना हो रहा है यतिन जी, हो रहा है और थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है नीरज जी। बट मुझे येस्टरडे कोई जानकार बता रहा था कि यूएस में जो टेक स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है, वो हमारे यहाँ जैसे वो मार्च फिनोमिनन होता है, वहाँ ये December 31 फिनोमिनन होता है। Correct. तो 31 दिसंबर तक सब लोग ने शेयर्स होल्ड किए और अब जनवरी फर्स्ट वीक में प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एडजस्टमेंट होता है, एनएवी एडजस्टमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब ये एक हेल्दी करेक्शन वो लोग मान रहे हैं। बिल्कुल, और भी गिर सकता है। मैं अभी बता रहा हूँ, आईटी स्टॉक और गिर सकते हैं यूएस के, और जिस दिन रिजल्ट आने शुरू होंगे वहाँ पे भी गिरेंगे, चढ़ेंगे। तो इसलिए फंडामेंटल नहीं बदलना है, कोई बहुत बड़ी ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो होगा ही होगा, तो और लोग बुक करेंगे। मैं तो सलाह भी देता हूँ कि जिसका पैसा 4 गुना हो गया 6 महीने में, उसको कम से कम 1 गुना तो निकाल ही लेना चाहिए। तो बताइए क्या ढूंढा कल के आज के लिए। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और ऑब्वियसली नीरज जी, खबरों का अकाल तो है, लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स आ रही हैं। वही आ रही है, मतलब 2 खबरें आ रही हैं और जीएसटी नोटिस जीएसटी नोटिस आ रही है। तो सबसे पहले इंडसइंड बैंक के Q3 अपडेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ एडवांसेस लगभग 20% से बढ़े हैं, डिपॉजिट्स 13% से बढ़े हैं। हालांकि कासा रेशियो लगभग 1% कम हुआ है, क्योंकि जो डिपॉजिट का बेस है वर्सेस एडवांसेस का बेस है, उसमें फ़र्क है, जिसके कारण आपको ये दिखाई दे रहा है कि कासा रेशियो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन हाँ, एक जो एडवांसेस ग्रोथ है वो 20% है, काफ़ी हेल्दी मानी जाएगी इंडसइंड बैंक के लिए, तो इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। इसके अलावा जाइडस लाइफ, ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि क्रिसिल ने इनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग को AA+ कर दिया है। सॉरी, AA+ थी, उसको बढ़ा के AAA कर दिया है। तो बोरोइंग वाइज और इनका जो एक्सपेंशन प्लान है आगे जाके, उसको फ़ायदा पहुँच सकता है। तो एक रेटिंग अपग्रेड के पीछे जाइडस लाइफ को भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। दूसरी जो दिसंबर की अपडेट आ रही है वो IEX के लिए आ रही है, और 15% से इनका दिसंबर का पावर वॉल्यूम ट्रेडेड बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम देखें तो लगभग 971 करोड़ यूनिट की ट्रेडिंग आपको IEX पे होती हुई नज़र पड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिसंबर में पावर डिमांड थोड़ी बहुत फ्लैटिश आपको आती हुई नज़र पड़ी थी। डिस्पाइट दैट आपको 15% की ग्रोथ IEX ने वॉल्यूम्स में दिखाई है, तो शायद ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। और चौथा जो स्टॉक नीरज जी मैं ले रहा हूँ वो है वेदांता। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता PLC, इन्होंने फाइनली मांडवली कर ली है। तो जो बॉन्ड होल्डर्स थे उनका लगभग 97-98% वोट फेवर में गिरा, और जो बॉन्ड होल्डर का प्रपोजल है टू रीस्ट्रक्चर 4 सीरीज ऑफ बॉन्ड्स, वो पारित हो गया। तो
तो इनकी जो 4-5 बिलियन डॉलर्स की रीपेमेंट आ रही थी तो वो टल गई है 2 सालों के लिए, 2 से 3 सालों के लिए। तो जो पेरेंट का प्रॉब्लम था कि वो डेट रिस्ट्रक्चर होगी कि नहीं होगी, रेटिंग डाउनग्रेड होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मूविंग पार्ट्स हो रही थी और फाइनली ये बॉन्ड होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया वेदांता के पेरेंट को। तो पेरेंट लेवल पे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इफेक्ट आपको डोमेस्टिक वेदांता लिमिटेड की कंपनी में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कल स्टॉक एक्टिव था, लगभग 2-2.5% ऊपर था, तो देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है इस न्यूज़ को। और इन्होंने 2 खबरें और दी, बिजनेस अपडेट भी दिया इन्होंने। हाँ, वो तो एक्चुअली हिंदुस्तान जिंक का जो मेटल वॉल्यूम अपडेट है वही टाइप का वॉल्यूम अपडेट वेदांता का भी आता है, तो वहाँ भी आपने 7-8% की ग्रोथ देखी है। प्लस एक उन्होंने कुछ पैसे भी जुटा लिए हैं, एनसीडीज के लिए, एनसीडीज के जरिए। 3,400 करोड़ रुपए। वो एनसीडीज के जरिए तो फंड। आज ये स्टॉक थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा, पैसे भी जुटा लिए और काम कर लिए। तो भाई ये तो 4 स्टॉक हो गया यतिन की टीम के। मेरी टीम में आइए, सबसे पहला है BGR एनर्जी। बड़ी दिक्कत है कंपनी के सामने। कंपनी के सामने दिक्कत ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनसे कहा है कि इनका जो लोन है उसके पास, उसको उसने एक तरीके से NPA क्लासीफाई कर दिया है उसने, और ये 6वां बैंक है जिसने इस तरीके से इनके साथ किया है, सब स्टैंडर्ड बता दिया है। 2600 करोड़ का एक्सपोजर है SBI का इसमें। इससे पहले केनरा बैंक ने किया था, सेंट्रल बैंक ने किया है, कई सारे बैंकों ने इनके एसेट्स को डाउनग्रेड कर दिए हैं। बल्कि केनरा बैंक ने शायद ये भी कहा था कि 24 घंटे के अंदर पूरा पैसा चुकाइए आप। तो BGR एनर्जी एक्चुअली बहुत सीरियस ट्रबल में आती हुई दिख रही है, क्योंकि बैंकों का ये जो सख्त रुख है अब ये नरम नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो BGR को रडार पर रखिएगा, देखते हैं कैसे ये बिहेव करता है। NHPC दूसरी एक पावर से जुड़ी कंपनी है NHPC। इन्होंने गुजरात पावर कॉरपोरेशन के साथ एक 4,000 करोड़ रुपए का 750 मेगावाट के प्लांट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि लगातार ये कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर है इनके लिए। पावर सेक्टर में आपसे हमेशा कहता हूँ कि इस पर ध्यान रखिएगा। 2024-25 में ये इन्वेस्टमेंट जो है शुरुआत हो जाएगी इसकी। 4,000 करोड़ का ये है। तीसरा स्टॉक रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, ये भी एक बहुत विवादित स्टॉक बन चुका है। इसमें एक रश्मि सलूजा जी हैं, उन्होंने ESOP का अलॉटमेंट ले लिया बिना किसी परमिशन के, बर्मन परिवार के इन्वेस्टमेंट के पहले। और नीरज जी कम नहीं है, ये जो ESOP है ना, ये 8% इक्विटी इन्होंने लिया है। एक्चुअली मतलब ये CEO कम और प्रमोटर ज्यादा बनने की कोशिश हो रही है। आप हिम्मत देखिए कि उससे ठीक पहले इतना बड़ा ESOP ले लिया। तो बर्मन फैमिली ने उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये क्या है, कोई परमिशन नहीं, कोई कमेटी के अनाउंस नहीं है, ये तो पूरी तरीके से गलत किया इन्होंने। दरअसल रश्मि सलूजा जी कई बार ऐसी सुर्खियों में, खबरों में रही हैं, और इसमें बर्मन फैमिली चाहती है कि इसको वहाँ से निकाल के फिर एक दूसरी NBFC, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके साथ वो मर्ज करना चाहते हैं। बहुत कुछ इसमें होने के लिए है, लेकिन बहुत दिक्कतों में है कंपनी, क्योंकि बहुत सारे लोग उड़ती उड़ती खबरों में ये भी कहते हैं कि जब तक सलूजा जी जाएंगी नहीं तब तक ये ठीक नहीं हो सकती कंपनी। इसके बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, ये मैं सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ कि सलूजा जी के सामने दिक्कत आ रही है। अब बर्मन जी भी इसमें जुट गए, तो अब मुझे लगता है ये स्टॉक के ऊपर एक ओवरहैंग बन गया है। अब जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ये अच्छे खासे दबाव में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज रह सकता है। फोर्थ स्टॉक सूर्य रोशनी, इनको एक 72 करोड़ का उड़ीसा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये भी पाइप बनाते हैं स्टील के, तो वो सप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे रहेगा स्टॉक। 4 हो गए मेरे भी। 4 हो गए, और अगले 2-2 स्टॉक्स यानी 6-6 स्टॉक्स की जो है वो संख्या बनाते हैं। और RCF ये एक काउंटर जो है वो फोकस में रहेगा, क्योंकि इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। इनको एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र प्लांट सेटअप करना है 1200 MTDP का। तो ये जो 1200 मिलियन टन्स पर डे का प्लांट है, इसको हरी झंडी दे दी है, और एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस एक्चुअली फर्टिलाइज़र प्लांट्स को लगता है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है उसके पीछे आपको ये RCF का शेयर जो है वो मोमेंटम में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसी के साथ नीरज जी चंबल फर्टिलाइज़र, ये भी एक स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने 8 जनवरी को बायबैक का ऐलान कर दिया है, जहां बोर्ड एक डिसीजन लेगा बायबैक पे। तो दोनों RCF और चंबल फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र कंपनियों के शेयर हैं जो फोकस पे रहेंगे। तो ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो आपको बढ़िया तरीके से मोमेंटम में आज दिख सकते हैं। पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र पैक रखिए रेडार पे, क्योंकि RCF और चंबल फर्टिलाइज़र की पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज के जरिए
शायद पूरा सेक्टर आज फोकस में है। तो ये क्या वो वाली ज़मीन खाली हो जाएगी नया प्लांट लगाएंगे तो एक्चुअली नीरज जी बहुत टाइम से ये जो वडाला का इनका यूनिट है उसकी बात चल रही है कि भाई इसको खाली कर दिया जाए, बिकॉज सिटी सेंटर में हो गया वो। पहले सिटी के एकदम कोने में था, अब सिटी सेंटर में हो गया है। तो मेरे घर से दिखती है वो चिमनी, हाँ आरसीएफ की चिमनी दिखती है। ये बड़ा लोग इसमें अब मतलब मेरे ख्याल में इसमें हम लोग कम से कम 15 साल से बात कर रहे हैं हाँ कि वो फैक्ट्री जो इनकी चेंबूर में वहाँ से वो चली जाएगी, वो इतनी बड़ी ज़मीन खुलेगी, उसमें मतलब इस रियल एस्टेट के वैल्यूएशन मिलने लगे थे आरसीएफ को, लेकिन ऐसा 15 सालों में नहीं हुआ। मुझे लगा ये वाली फैक्ट्री उसी के लिए आ रही है, इसको हटा उधर लगाएंगे। ऐसा कोई अभी तो विचार नहीं है नीरज जी, बट आइडियली वो कभी ना कभी तो होगा। मतलब हमको नहीं पता, लेकिन हमारे लाइफ टाइम में शायद हो जाएगा। उसमें से थोड़ी लैंड फ्रीवे को दी गई है, हाँ बीएमसी को दी गई थी, लेकिन उससे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। खैर, तो उस पर ध्यान रखिएगा। अगले 4 स्टॉक में मेरा जो 5th स्टॉक है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया, 29% डिपॉजिट बढ़ा है और 29,870 करोड़ हो गया है। कासा 24% बढ़ा है। केवल ये लाइन याद रखिए आप, कासा बढ़ना बहुत पॉजिटिव होता है। तो 24% कासा इनका बढ़ के आया है, अब वो 25.35% के आसपास यहाँ बन गया है। साल दर साल हालांकि थोड़ा सा नीचे है, लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिली। 70% का डिसबर्समेंट भी बढ़ा है। LIC एक और 667 करोड़ का GST का नोटिस 3 राज्यों से मिला है, पेनल्टी इंक्लूडेड। अभी 2-3 दिन पहले, 2-3 या कल ही हमको लगता है एक और नोटिस इनको मिला था। तो ये कल भी शायद काफ़ी बड़ा था। तो ये लगातार जो ये सैकड़ों करोड़ के नोटिस मिल रहे हैं, ये दिक्कत कर सकते हैं। तो LIC मुझे लगता है कि ये अच्छी खबर तो नहीं कम से कम उनके लिए। बिल्कुल। चलिए 6 स्टॉक हो गए, फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका और अगले 4 स्टॉक्स में। टाटा मोटर्स 7वां स्टॉक है और इनको JP मॉर्गन की तरफ से एक अपग्रेड मिला है। लक्ष्य दिया गया है 925, पहले 680 था, उसको बढ़ा के 925 किया गया है। करीब ही पहुंच रहा है अभी ये, लेकिन ठीक है फिर भी। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छे मार्जिन ये निकालेंगे और फ्री कैश फ्लो इनका काफ़ी बढ़िया रहेगा JLR से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला स्टॉक जो है वो 2 IT कंपनीज़ है, वो भी JP मॉर्गन की रिपोर्ट पे मैंने ली है। JP मॉर्गन रिपोर्ट थोड़ा IT में ठीक मानी जाती है। तो इन्फोसिस और L&T टेक ये इनके टॉप पिक हैं। देखिए कॉन्ट्रा कॉल ली है इन्होंने, तब कॉन्ट्रा कॉल ली थी जब IT स्टॉक बहुत चल रहे थे। फिर इन्होंने अब कॉन्ट्रा कॉल ली जब IT स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। इन्होंने अपग्रेड किया इन्फोसिस और L&T टेक को, ओवरवेट कर दिया है और ओवरऑल सेक्टर पे अब ये न्यूट्रल हो गए हैं। जो पहले नेगेटिव थे, नेगेटिव से न्यूट्रल, और इन 2 स्टॉक को इन्होंने अपग्रेड किया, ओवरवेट में है, तो इसमें ध्यान दिया जा सकता है। 10th स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम में आज एक बोर्ड बैठक होने वाली है राइट से सुजीरे फंड जुटाने के लिए, तो उसको रडार पर रख सकते हैं। हो गए 4 आपके, फटाफट हो गए यार ये 4 स्टॉक्स आपके। तो ONGC जो है वो मेरा 7वां स्टॉक है। ONGC इन्होंने 7 गैस और ऑयल के ब्लॉक्स जो है वो बिडिंग में जीते हैं। अगर आपको पता है तो भारत सरकार ने ये ऑयल ब्लॉक की बिडिंग रखी थी, जिसके अंदर इनको जो ओवरऑल इंडिया का ऑयल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने पे जोर देना था। तो ONGC को 7 ब्लॉक्स मिलते हुए नज़र पड़े हैं और रिलायंस BP को भी एक ऑयल एंड गैस ब्लॉक मिला है। तो ONGC फोकस पे रहेगा और ऐसे भी स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, तो ये स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस Q3 की बढ़िया अपडेट आई है। AUM ग्रोथ लगभग 35% की, डिपॉजिट ग्रोथ भी लगभग 35% का, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ आपको जो है AUM ग्रोथ आता हुआ दिखाई पड़ा है। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट RBI ने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस कंपनी पे लगाए थे। इनके जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस हैं और जो रिस्क वेट बढ़ाने हैं, वो पूरा का पूरा इशू ये क्वार्टर में हुआ था। उसके डिस्पाइट आपको ये ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ी है। तो ये देखना होगा आने वाले क्वार्टर्स में कैसे कंपनी फोकस करती है, लेकिन Q3 की जो अपडेट है, बिजनेस अपडेट, वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक फोकस में है वो है इंडियन होटल्स। यहाँ मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट कॉल रखी है, टारगेट बढ़ा के 490 रुपये कर दिया है। 450 का पहले टारगेट था। अगर हम बात करें ऑक्यूपेंसी रेट की, तो ये आपको हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंचती हुई नज़र पड़ी है। और जो इनकी जिंजर मुंबई होटल्स और रेवापर में ट्रेंड्स होटल है, यहाँ रैंप अप आपको अच्छी तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी उम्मीद में स्टॉक में आज मॉर्गन स्टैनली ने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं।
इसके अलावा अदानी पोर्ट्स पे भी रखिए नज़र। देखिए येस्टरडे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, ये तो पॉजिटिव है ही अदानी ग्रुप के लिए, लेकिन HSBC ने यहाँ अदानी पोर्ट पे 1250 रुपये का टारगेट रखा है, जो पहले 920 रुपये था। तो लगभग 30% का टारगेट प्राइस हाइक आपको अदानी पोर्ट के शेयर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की प्ली को रिजेक्ट कर दिया है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा ये वर्डिक्ट के बाद, ऐसा HSBC का मानना है, और इसीलिए इन्होंने एक शार्पली टारगेट प्राइस अदानी पोर्ट्स पे बढ़ाया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद टीम का रैपअप आपके समक्ष पेश करेंगे। फिर से एक बार सीधा सौदा में आपका स्वागत है। आपके सामने 10 स्टॉक्स आएंगे स्क्रीन पे, जिसका रैपअप मैं पेश करने जा रहा हूं। इंडसइंड बैंक सबसे पहला स्टॉक, क्वार्टरली अपडेट मजबूत है, स्टॉक फोकस में रह सकता है आज। जाइडस लाइफ, इनकी क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल ने बढ़ा के AAA कर दी है। इसके अलावा IEX, इनका जो दिसंबर का वॉल्यूम है लगभग 15% बढ़ा है। पावर की डिमांड कम होने के कारण भी यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन फिर भी 15% ग्रोथ आई है। वेदांता, इनकी पेरेंट की बॉन्ड रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिल गई है और इनकी जो Q3 अपडेट है वो भी अच्छी है, तो ये स्टॉक भी रखिए अपने रेडार पे। RCF, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से क्लियरेंस मिला है इनके एक 1200 मिलियन टन पर डे के प्लांट को, तो ये भी स्टॉक फोकस पे रहेगा। और इसी के साथ चंबल फर्टिलाइजर बोर्ड बैठक होगी अगले हफ्ते बायबैक कंसिडर करने के लिए, जिसके कारण स्टॉक को फोकस में रखा है। ONGC, नए ऑयल ब्लॉक्स इनके हाथ लगे हैं। बजाज फाइनेंस Q3 की अपडेट बहुत मजबूत है, 35% का AUM ग्रोथ इस क्वार्टर में आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है। अदानी पोर्ट, HSBC ने लगभग 30% से टारगेट बढ़ा के अब 1250 रुपये प्रति शेयर कर दिया, और इंडियन होटल्स भी मॉर्गन स्टैनली के रेडार पे है। तो ये 10 स्टॉक्स जहाँ आज फोकस रहेगा। BGR एनर्जी पे ध्यान रखिएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनके को जो 2000 करोड़ का लोन दे रखा है उसको सब स्टैंडर्ड क्लासीफाई कर दिया है। ये 6वां बैंक है जिसने ऐसा किया है। साथ ही कई बैंकों ने इनके जो एसेट्स है उनको डाउनग्रेड कर दिया है। NHPC ने एक 4000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गुजरात पावर कॉरपोरेशन के साथ। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में एक जो विवाद चल रहा था ESOP को लेकर के, कि जो रश्मि सलूजा है उन्होंने बर्मन साहब के इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही ESOP में भी डाल दिया पैसा, तो उस पर क्लैरिफिकेशन आया, तो स्टॉक पे एक दबाव बना रहेगा। सूर्या रोशनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है उड़ीसा अर्बन इंफ्रा से। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने बिजनेस अपडेट दिया, बहुत शानदार कासा इन्होंने किया है। LIC को एक और 600 करोड़ का GST का नोटिस मिल गया है। टाटा मोटर्स पे JP मॉर्गन ने ओवरवेट की कॉल दी है, लक्ष्य 950 कर दिया है। इन्फोसिस और L&T टेक, JP मॉर्गन अब अंडरवेट जो थे अब इससे उन्होंने न्यूट्रल कर दिया है, और उनकी टॉप पिक है इन्फोसिस और L&T टेक। साथ ही ग्रासिम की आज बोर्ड बैठक है, राइट्स इशू।